हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस पोइट्री की स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है एनिमल्स। इस पोइट्री की खास बात यह है, ये महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड यानी एसएससी बोर्ड में भी है, उसके साथ साथ ये सीबीएसई बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड में भी है। ठीक है, पोइट्री को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि जो पोइट है उनका इंट्रोडक्शन क्या है, जिसने इस पोइट्री को लिखी है। उसके बाद पोइट्री का इंट्रोडक्शन कि पोइट्री में एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर पोइट्री के अंदर आने वाले जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन सभी डिफिकल्ट वर्ड्स को हम आराम से समझेंगे। फिर एट द एंड अब फिगर ऑफ स्पीच और एप्रिसिएशन भी देखेंगे। सो देखते हैं कि पोइट का इंट्रोडक्शन क्या है। तो उनका नाम था वॉल्ट व्हिटमैन, वॉज बॉर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892। वे पैदा 1819 में हुए थे और डेथ उनकी 1892 में हुई थी। पैदा भी यूएस में हुए थे और डेथ भी यूएस में हुई थी। अच्छा, वे एक पोएट थे एज वेल एज एक जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट मीन्स व्हाट? न्यूज राइटर। एन एसिस्ट, एक एसिस्ट भी थे यानी निबंधकार, और एक टीचर भी थे। एंड ऑफ्टेन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, और उन्हें फ्री वर्स पोयम का फादर भी कहा जाता है। फ्री वर्स पोयम मतलब ऐसी पोयम जिसमें ना राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ना ही राइम स्कीम। राइमिंग वर्ड नहीं है तो इसका मतलब राइम स्कीम नहीं होगा। तो उस पोयम का फादर इन्हें कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले फ्री वर्स पोयम लिखने की शुरुआत इन्हीं राइटर ने की थी, इसी राइटर ने की थी, इसीलिए इन्हें फ्री वर्स पोयम का फादर कहा जाता है। फिर अच्छा, इनके बारे में जरा और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये उस जमाने के थे जब अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा। वे अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट बने थे और उन्हीं ने अमेरिका के डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उस जमाने के ये पोइट थे और ये भी बहुत फेमस थे। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं कि इस पोइट्री के अंदर पोइट ने क्या एक्सप्लेन किया है। अच्छा देखते हैं। द पोएट हैज कंपेयर्ड एनिमल टू द ह्यूमन बीइंग। इस पोइट्री के अंदर पोएट ने एक एनिमल का कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग से किया है। He has explained all those qualities of animal which the human have lost or forgotten. इस पोइट्री के अंदर पोइट ने एनिमल्स के उन सभी क्वालिटीज, फीचर्स को एक्सप्लेन किया है जो क्वालिटीज आज के डेट में इंसान के पास नहीं है। इंसान उस क्वालिटीज को या तो खो चुका है या तो भूल चुका है। कहने का मतलब एक जमाने में ये सब क्वालिटीज ह्यूमन के पास थी, लेकिन आज के डेट में वो भूल चुका है और खो चुका है। और आगे क्या कहता है पोएट कि द पोएट हैज प्रेज्ड द एनिमल जस्ट टू हाईलाइट द इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। यहां पर पोएट ने अगर एनिमल की क्वालिटीज, फीचर्स को एक्सप्लेन किया है तो सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में ह्यूमन की जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो इम्परफेक्शंस है, उन्हें हाईलाइट करने के लिए, उन्हें लोगों के सामने लाने के लिए, उन्हें उजागर करने के लिए ही उसने एनिमल्स का कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग से किया है। ठीक है, जिससे वो अच्छी तरीके से ह्यूमंस की कमियों को, खामियों को बता सके। तो ये मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं मीनिंग कि पोइट्री के अंदर आने वाली जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसकी मीनिंग देखते हैं। सबसे अच्छा, ये जो मीनिंग है एज पर दी पोयम। एज पर दी पोयम मीनिंग क्या है? टर्न मतलब डिजायर टू ट्रांसफॉर्म, मतलब खुद को बदलने की इच्छा रखना। प्लेसिड मतलब क्या? नॉट इजली अपसेट और एक्साइटेड, मीन्स पीसफुल। ऐसा बंदा जो पीसफुल हो, जो ना तो जल्दी अपसेट होता है ना ही एक्साइटेड होता है। सेल्फ कंटेंट मतलब शांत। एंड इंडिपेंडेंट, जो खुद पे डिपेंडेंट हो। और नॉट डिस्टर्ब्ड बाय अदर, जो दूसरों के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता, अपनी दुनिया में रहता है। या यूं कहें सेल्फ कंट्रोल्ड। स्वेट का मीनिंग क्या होता है? स्वेट मतलब गेट वरीड, टेंशन लेना, चिंतित हो जाना। वाइन मतलब कंप्लेनिंग क्राई और साउंड, कंप्लेन करते हुए रोना। लाई मतलब लाइंग डाउन, लेटे हुए पड़े रहना। डार्क मतलब नाइट। सिंस मतलब मिसडूइंग, गिल्ट, गलतियां, कुछ गलत काम करना, कुछ मिसडूइंग करना। सिक मतलब एनॉयड, ऑफेंडेड। एनॉयड मतलब नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। ऑफेंडेड मतलब घृणा करना, नफरत करना। डिमेंटेड मतलब मैड, डिस्ट्रैक्टेड, पागल हो जाना। मैनिया मतलब क्रेज, मैडनेस, पागलपन सवार हो जाना। काइंड, अच्छा यहां पे काइंड का मतलब क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब एंसेस्टर्स,
इस पोइट्री के अंदर पोइट ने काइंड का क्या मतलब बताया। काइंड मतलब एंसिस्टर्स, पूर्वज, उसे कहेंगे काइंड। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के लिए उसके पूर्वज ह्यूमन ही होंगे जो 1000 साल पहले या फिर 500 साल पहले आकर चले गए, तो वो इंसान ही आज के इंसान के लिए पूर्वज होंगे। लेकिन एक एनिमल के लिए पूर्वज क्या होगा, एनिमल ही होगा ना। जो एनिमल पहले 500 साल पहले या फिर 1000 साल पहले आए और आकर चले गए, वो एनिमल आज के एनिमल के लिए पूर्वज होंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम क्वालिटीज। तो ये था काइंड का मीनिंग, मतलब एक एनिमल के लिए एक एनिमल सेम ग्रुप ऑफ पीपल होगा और एक ह्यूमन के लिए दूसरा ह्यूमन सेम ग्रुप ऑफ पीपल होगा। अच्छा, रिस्पेक्टेबल का मीनिंग क्या है इस पोइट्री के अंदर? रिस्पेक्टेबल का मीनिंग है टू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मतलब ज्यादा खुश होना और ज्यादा संतुष्ट रहना। अच्छा, टोकेंस मतलब क्या? टोकेंस मतलब क्वालिटीज सच एज सिंप्लिसिटी, इनोसेंस एंड सेटिस्फैक्शन। ये सब क्वालिटीज, इस क्वालिटीज को पोइट ने टोकन्स में एक्सप्लेन किया है, टोकन्स का नाम दिया इस क्वालिटीज को। फिर एविंस, एविंस मतलब शो करना। फिर पोजेशनिंग, पोजेशनिंग मतलब हैविंग एंड ओइंग समथिंग, हैविंग एंड ओइंग समथिंग, किसी चीज को ओन करना, किसी चीज को ओन करना, कि मतलब कोई चीज किसी के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो उसका अपना है, उसे कहेंगे हम लोग पोजेशंस। और नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, लास्ट में है नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली। तो ये सब मीनिंग मैंने बता दिया आपको। अगर आप इसे अच्छे से रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपको आगे की पोइट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं पोइट्री। अच्छा, पोइट्री शुरू करेंगे। अच्छा, पोइट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखो, पोइट ने पोइट्री लिखने से पहले क्या किया पता? उसने ऑब्जर्वेशन किया, उसने ऑब्जर्व किया, ह्यूमन को और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया। ह्यूमंस को और एनिमल्स को ऑब्जर्व करने के बाद वो पाया, उससे कुछ मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? कि एनिमल्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आज के डेट में ह्यूमंस के पास नहीं। तो जब उसे ये चीज पता चलती है तो काफी उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जब दुखी होता है तो ये पोइट्री लिखता है। और अक्सर यही होता है, आपने देखा रहेगा, जब भी कोई पोइट दुखी होते हैं या फिर उदास होते हैं तभी कुछ लिखते हैं, तभी उनका कुछ लिखने का दिल करता है। तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स। यहां पे क्या बोल रहा है पोइट? पोइट बोल रहा है मैं सोचता हूं काश मैं एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाता, या फिर मैं एनिमल्स के साथ रह सकता। ऐसा वो सोचता है, या फिर यूं कहे कि वो चाहता है कि वो एक एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए और वो एनिमल्स के साथ रहे, उसके साथ कुछ दिन बिताए, उसके साथ जीवन बिताए। ऐसा कौन कहता है? पोइट। अच्छा, क्यों कहता है? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। क्योंकि जो एनिमल्स है वो काफी प्लेसिड है, प्लेसिड मतलब पीसफुल है, और सेल्फ कंटेन्ड है। इसीलिए पोइट उनके साथ रहना चाहता है, इसीलिए पोइट एनिमल में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, अपने आप को एनिमल में कन्वर्ट करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। ये इसकी फीलिंग्स है। अच्छा, क्यों? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। अच्छा, अब इसको प्लेसिड का मीनिंग समझते हैं। प्लेसिड मतलब पीसफुल, पीसफुल, सेटिस्फाइड, पूरी तरह से एकदम शांत। तो देखो, एक एनिमल्स होता है ना, वो हमेशा एकदम शांत होता है। एनिमल्स जो होते हैं शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, काफी सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, सब कुछ मिल गया उन्हें, वे अपनी ही दुनिया में खुश हैं, किसी चीज का टेंशन नहीं है। अगर आपने विलेज में भी देखा होगा तो अक्सर जो एनिमल्स होते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, फिर बकरी, देखो जब वो चारे को चबाते हैं तो कितने अच्छे से चबाते हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे इमोशंस दिखाई देता है, कितना कितना पीसफुल रहते हैं वो देखने लायक रहता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि दे आर सो प्लेसिड। अच्छा, अब इसका कंपैरिजन अगर मैं ह्यूमन से करता हूं, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ह्यूमन से करता हूं, तो देखो एक ह्यूमन रहता है, वो हमेशा उसके अंदर एक बेचैनी रहती है, एक चिढ़नपन रहती है, चिढ़ा हुआ रहता है। वो लोगों की सक्सेस को देखकर, लोगों की सफलताओं को देखकर एक चिढ़ा हुआ रहता है, वो भी उन जैसा बनने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर वो सफल हो भी गया फिर भी एक बेचैनी रहती है, फिर भी उसका मन अशांत रहता है, फिर भी वो डिससेटिस्फाइड रहता है सब कुछ मिलने के बावजूद। तो
इसलिए उसने, पोएट ने, ये प्लेसिड वर्ड का यूज किया। अच्छा, सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेंट का मतलब क्या होता है? देखो, सेल्फ कंटेंट का अगर हम लोग मीनिंग बताऊंगा आपको, तो ये होगा कि सेल्फ कंटेंट मतलब कि ऐसा बंदा जो बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, उसे कहेंगे हम लोग, उसे मानेंगे कि वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है। ऐसा बंदा जो बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है तो वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है। और ऐसा बंदा जो बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता, वो अपनी ही दुनिया में मगन है, अपनी ही दुनिया में खुश है, अपने अंदर की दुनिया में वो खुश है, तो उसे कहेंगे सेल्फ कंटेन्ड। तो यहां पे पोएट ने कहा है कि जो एनिमल्स है वो सेल्फ कंटेन्ड है, वो सेल्फ कंटेन्ड है, वो अपनी अंदर की दुनिया में खुश है। अच्छा, अगर इसका एग्जाम्पल दूं मैं, तो आप देखो, जो एनिमल्स था वो 1000 साल पहले जिस जंगल में रहता था आज भी उसी जंगल में रहता है। 1000 साल पहले भी वो खुश था और आज भी वो खुश है, जरा सा भी दुखी नहीं है वो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम, अच्छा, वो जरा सा भी दुखी क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेल्फ कंटेन्ड है, वो अपनी अंदर की दुनिया में, वो अपनी नेचुरल लाइफ में जी रहा है, जैसे उसे जीना चाहिए, जहां उसे जीना चाहिए। वो सेल्फ कंटेन्ड है, इसीलिए वो दुखी नहीं है, इसीलिए वो खुश है, वो हैप्पी है। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड इंसान की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो वो क्या है? वो दुखी है काफी। वो क्यों दुखी है? किस लिए दुखी है? क्योंकि वो बाहर की दुनिया से प्रभावित होता है, वो बाहर की दुनिया से प्रभावित होता है, वो बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड होता है। 1000 साल पहले और अब में, पिछले 1000 साल में एक ह्यूमन ने काफी डेवलपमेंट किया, काफी ग्रोथ किया, फिर भी उसके बावजूद, इतना ग्रोथ करने के बावजूद वो आज अनहैप्पी है, डिससेटिस्फाइड है। पहले सोचता है घर चाहिए, घर मिल जाता है, और अच्छा घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, वो भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, उसके बावजूद वो डिससेटिस्फाइड रहता है। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर असंतुष्ट रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है, एक बेचैनी रहती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है, वो बाहर की दुनिया से प्रभावित हो रहा है, बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस हो रहा है। वो इतना बड़ा बन गया तो मुझे भी उतना बड़ा बनना है, वो इतने पैसे कमा रहा तो मुझे भी उतने पैसे कमा रहा है। वो अपने दिल के अंदर, अपने अंदर की दुनिया में झांकने की कोशिश नहीं करता। अगर जब वो अपने अंदर, अपने दिल के अंदर झांकने की कोशिश करेगा तो उसे समझ में आएगा कि असली प्रॉपर्टी क्या है, असली प्रॉपर्टी क्या, असली धन क्या है। असली धन पीस है, सेटिस्फेक्शन है। तो इसीलिए इंसान क्या है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद, सर पे छत है, एसी है, सोफा है, टीवी है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं वो नाखुश है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है। अच्छा, अगर इसका मैं एक एग्जांपल दूं, दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट, सबसे पॉपुलर फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें गैलीलियो और स्टीफन हॉकिंग जैसे नामों में गिना जाता है, ठीक है। तो वे एक बार जापान के होटल में थे, तो उन्हें कोई एक बंदा आया, कुरियर का बंदा आया सामान देने के लिए। तो फिर टिप्स देने के लिए उनके पास कुछ थे नहीं, ना पैसे थे। तो उन्होंने एक मैसेज लिख के दिया, उन्होंने एक मैसेज। उस मैसेज में क्या लिख के दिया उन्होंने मैसेज में यही लिख के दिया कि सफलता, सक्सेस के पीछे भागने से हमेशा इंसान डिससेटिस्फाइड रहता है, हमेशा इंसान के दिल में बेचैनी रहती है। लेकिन उसके अपोजिट में, ऑन दी अदर हैंड, वो एक सिंप्लिसिटी लाइफ, एक सिंपल सी लाइफ, एक सेटिस्फाइड, एक पीसफुल लाइफ जीता है तो ज्यादा खुश रहता है। ये सुनने के लिए तो आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की बातें नॉर्मल लगती होगी, लेकिन इस नॉर्मल सी बात में एल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत बड़ी बात कह दी, और इसे ही लोग थियरी ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। और ये जो मैसेज उसने दिया था, इस मैसेज, जो लिखा हुआ मैसेज था, जिस पेपर पे लिख के दिया था मैसेज, उस पेपर का आगे चल करके नीलामी हुई, उसे 10 करोड़ रुपए में उसे नीलाम किया गया, इतनी वैल्यू हो गई उसकी। तो ये बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कही, क्योंकि उन्होंने भी काफी सक्सेस किया, काफी ड्रीम्स देखे, काफी आगे गए वो। तो उन्हें खुशी का असली मतलब बाद में समझ में आया कि एक्चुअली में खुशी का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। देखो, यहां पे कहने का मतलब ये है कि इंसान सक्सेस करे, ग्रोथ करे, सक्सेस अचीव करे, वो ग्रोथ करे, उसे जितना कमाना है पैसा कमाए, वो लग्जरियस लाइफ जिए, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन
आपको एक सेटिस्फाइड, एक पीसफुल लाइफ जीना है तो कहीं ना कहीं ओवर ड्रीम से बचना होता है, जरूरत से ज्यादा सपने देखने से बचना होता है। मेरे पास घर है, पैसे है, थोड़े बहुत पैसे हैं, उतने में मैं जी सकता हूं, खुशी की लाइफ रह सकता हूं, मैं नॉर्मल सी जिंदगी जी सकता हूं। ज्यादा बड़े सपने सपने देखने पर मुझे ज्यादा भागदौड़ करना पड़ेगा, ज्यादा बेचैनी रहेगी मुझे, मैं इतने में भी रह सकता हूं। तो ये बात कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहां पे आई मतलब पोएट, और इस पोइट्री के अंदर दे मतलब एनिमल। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, इसी वजह से वे प्लेसिड हैं, वे सेल्फ कंटेन्ड हैं, इसीलिए मेरा मन करता है मैं खड़े रहता हूं और घंटों तक, कई टाइम तक मैं उन्हें देखता रहता हूं, उन्हें ऑब्जर्व करता रहता हूं, अच्छा लगता है। ये कौन कहता है? पोएट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, घंटों तक इसी तरह मैं निहारता रहता हूं, उन्हें देखता रहता हूं, ऑब्जर्व करता रहता हूं, ठीक है। तो ये था पहला स्टैंजा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं सेकंड स्टैंजा। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहां पर स्वेट मतलब गेट वरीड एंड वाइन मतलब रोना, कंप्लेन करना। वे अपनी कंडीशन को लेकर ना कभी रोते हैं, ना ही कोई कंप्लेनिंग क्राई करते हैं, ना कोई कंप्लेन करते हैं, ना ही रोते हैं, ऐसा नहीं करते। चाहे जैसे भी हो, चाहे कहीं पर भी पड़े हो, चाहे जैसे भी हो, वो अपनी कंडीशन को लेकर कंप्लेन नहीं करते, चाहे उनकी कंडीशन कैसी भी, कितनी भी खराब, कोई कंप्लेन नहीं करते। लेकिन उसके अपोजिट में इंसान की बात करें तो इंसान अपनी कंडीशंस को लेकर के काफी चिंतित रहता है, काफी टेंशन में रहता है, हमेशा कंप्लेनिंग क्राई करता रहता है, कंप्लेन करते हुए रोता रहता है। ये ऐसा इंसान करता है, चाहे उसे जो कुछ भी मिल जाए, चाहे जितना भी मिल जाए, फिर भी वो कंप्लेन करता रहता है। अच्छा, इसका अगर एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे कि जाए फिजिकल कंडीशन को लेकर के कि मैं काफी पतला हूं, इतना पतला क्यों हूं, भगवान ने मुझे इतना पतला क्यों बनाया है, मैं इतना मोटा क्यों हूं, भगवान ने मुझे इतना मोटा क्यों बनाया है, मेरा फेस ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिजिकल कंडीशन हो या फिर फाइनेंशियल कंडीशन हो, पैसे की कंडीशन हो, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो आज मैं डॉक्टर होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो आज मेरे पास कितनी बड़ी बिजनेस होती और मैं कहां से कहां होता। बल्कि पैसा तो काम करने से आता है, सक्सेस तो काम करने से मिलता है, बट फिर भी वो एक बहाने और एक कंप्लेंट देता रहता है। सिचुएशन उसकी कितनी भी अच्छी हो जाए, कितनी भी अच्छी हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहेगा कि मेरे पास, पहले टू व्हीलर के लिए रोएगा कि मुझे टू व्हीलर चाहिए। अच्छा, जब टू व्हीलर आ जाता है तो वो फोर व्हीलर के लिए रोता है। पहले वो सोचता है कि मुझे सिर्फ एक घर मिल जाए, जब घर मिल जाता है तो बोलता है कि मुझे फ्लैट मिलना चाहिए, फ्लैट के लिए रोता है। फिर बोलता है मुझे बंगलो मिलना चाहिए, काश मेरे पास बंगला होता, काश मेरे पास बंगलो होता रहने के लिए, काश मेरे पास स्विमिंग पूल होता, काश मेरे पास गार्डन होता। तो ये कंप्लेन करता है, सोचता है, ये कंप्लेन भी करता है कि भाई मैं तो एक छोटे से स्लम्स में रह रहा हूं, तुम तो फ्लैट में रह रहे हो। तो ये ऐसी चीजें चलती रहती है दिमाग में और वो ऐसा कंप्लेन करता रहता है। कौन? एक ह्यूमन बीइंग अपनी कंडीशंस को लेके, भले से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, बट फिर भी वो कंप्लेन करता रहता है और रोता रहता है। लेकिन जानवरों में, एनिमल्स में ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। सेकेंड लाइन में आते हैं, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे पोएट क्या कर रहा है? पोएट ये कह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो इतने प्योर होते हैं कि वे अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करते ही नहीं है कि उन्हें रात भर जागना पड़े, रात भर जागते हुए रोना पड़े। क्योंकि देखो, एनिमल्स क्या है, वे अपनी जिंदगी में, वे अपने नेचुरल प्लेस पे हैं। उनका नेचुरल प्लेस क्या है? फॉरेस्ट, जंगल। वे जंगल में हैं, जंगल में ही रहकर वो खुश हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वे हमारे बीच में कभी नहीं आते, हम उनके बीच में जाते हैं, हम उनका जंगल काट करके वहां पे घर बनाते, बिल्डिंग्स बनाते, ये सब चीजें बनाते हैं। तो उन्हें किसी चीज की रिग्रेट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इसके अपोजिट अगर इंसान की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, वो फॉर एग्जांपल अगर उसने कभी किसी को बुरा कह दिया, किसी गुस्से में किसी को उसने मार दिया, या फिर गुस्से में उसने किसी की बेइज्जती कर दी, या फिर कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे उसे फील होता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, तो उस चीज को लेकर के वो रात भर सोता नहीं है, रोता है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है, ठीक है। तो ये ऐसा करता है, कौन करता है? एक इंसान। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें आज के डेट में, तो इंसान की एक हैबिट हो गई है
फ्रॉड करना, बेईमानी करना। अगर फ्रॉड और बेईमानी आज की डेट में करता है फिर भी उसे कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता, रात भर बिंदास हो जाता है। आज की अगर प्रैक्टिकल बात करें तो हम लोग, ठीक है, तो ये मैंने बताया। आगे देखते हैं थर्ड, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अच्छा, यहाँ पे ड्यूटी टू गॉड मतलब क्या, कि एनिमल्स के अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं कि वो दूसरों को फोर्स करते, किसी दूसरे एनिमल्स को फोर्स करते हैं कि आप भी गॉड को मानो, रिलीजन को मानो। गॉड को मानने के लिए, रिलीजन को मानने के लिए वो किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं करते, एनी टाइप ऑफ फोर्स वो नहीं करते। ये कौन, एनिमल्स। तो ये चीज पोएट को जरा सी भी परेशान नहीं करती, इस चीज को लेकर जरा सा भी नाराज नहीं होता, क्योंकि लोगों को फोर्स करके गॉड को मानने के लिए कहना, रिलीजन को मानने के लिए कहना, ये क्वालिटी एनिमल्स में नहीं है। वो किसी भी एनिमल्स को ऐसा फोर्स नहीं करते, वो अपनी जिंदगी में मस्त है, इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं, न भगवान की फिक्र न रिलीजन की फिक्र है। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर हम इंसान की बात करें तो वो रिलीजन को मानने के लिए, गॉड को मानने के लिए एक फोर्स करता है, जबरदस्ती करता है, गॉड के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वो डराने की कोशिश करता है। तो ये चीज पोएट को अच्छी नहीं लगती, ये चीज सुनकर वो नाराज हो जाता है, परेशान हो जाता है। हालांकि जो इंसान होता है वो गॉड का रियल डेफिनेशन नहीं बताता, एक्चुअली में गॉड क्या है। गॉड इनविजिबल है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं। गॉड एक एनर्जी है, ये रियल बात नहीं बताता, वो डराता है, डराने की कोशिश करता है। गॉड मीन्स व्हाट, क्वेश्चनिंग करना, खुद से क्वेश्चनिंग करना, तो एक गॉड की फीलिंग करना अपने अंदर। तो ये सब चीजें हैं, रियल डेफिनेशन नहीं बताता, ठीक है। अच्छा, तो फिर आगे आते हैं आप लोग। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओविंग थिंग्स। ओनिंग थिंग्स मतलब क्या कह रहा है यहां पे, यहां पर पोएट ये कहना चाह रहा है कि एक भी एनिमल, कोई भी एनिमल मटेरियल थिंग्स मतलब लग्जरियस गुड्स, जो सांसारिक चीजें होती है, जो लग्जरियस गुड्स होती है, जो ऐशो आराम की चीजें होती है, एसी, सोफा वगैरह, जो कुछ भी, जैसा इंसान ने पिछले 5000 साल में कितना प्रोग्रेस किया, कितने लग्जरियस गुड्स, ऐशो आराम की चीजें बना ली, तो उन सब चीजों से एनिमल्स को कोई लेना देना नहीं है। उन सब चीजों के चक्कर में, उन सब चीजों के नशे में, उन सब चीजों को पाने के नशे में वे कभी पागल नहीं होते, डिमेंटेड नहीं होते। मैनिया मतलब नशा, किसी चीज को पाने का नशा, पागलपन। उन सब चीजों को पाने का उनका एक नशा और पागलपन नहीं होता, और न ही कभी उन सब चीजों को पाने के लिए वो डिससेटिस्फाइड रहते, एकदम सेटिस्फाइड। जो नेचुरली वो है, जिन चीज की जरूरत है वो उतने में ही हैप्पी है, उससे ज्यादा उन्हें नहीं चाहिए। वो जंगल में रहना चाहते, खाना चाहते, पीना चाहते, सोना चाहते, दैट्स इट। न किसी ईश्वर से लेना देना, न किसी से लेना देना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर एक भूख है। भूख भी एक वो होता है, भूख कहे तो भूख नहीं, एक लालच है अगर कहें तो। उसे लालच है, हर एक चीज मिल जानी चाहिए, हर एक मटेरियल थिंग्स उसे चाहिए, उसे राजा बनना है दुनिया का, उसे दुनिया का राजा बनना है, हर एक चीज उसे मिलनी चाहिए। आप देख लो जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, फिर दिन रात उन्हें नींद नहीं आती है, क्यों पता है, उन्हें सबसे अमीर आदमी बनना है। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जितने भी अमीर आदमी है, इतना पैसा है बट फिर भी उन्हें पूरी दुनिया की हर एक चीज चाहिए, सबसे अमीर बनना है। और कॉमन पीपल की भी बात ले लो तो वही है, उसके पास आज ये नहीं तो और कल और अच्छी चीज चाहिए, परसों उससे भी अच्छी चीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। कितना भी मिल जाए वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, और उसे ओनिंग, एक लालचपन है, लालचपन, जितना मिलेगा उतना कम है, उसे ओनिंग करने की एक हैबिट है, हैबिट, एक लालचपन कहेंगे इसे हम। तो ये चीज ह्यूमन बीइंग के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे। नॉट वन नील्स टू अनदर, एक एनिमल भी किसी दूसरे एनिमल के सामने नहीं झुकता, या फिर कह सकते हैं कि एनिमल्स कभी किसी गॉड को प्रे नहीं करते, ना किसी गॉड को मानते हैं। नॉ टू हिज काइंड दैट लीव 1000 of years ago, और न ही अपने किसी पूर्वज को वो मानते हैं, उनके पूर्वज, एनिमल्स के पूर्वज, जो 1000 साल 500 साल पहले जो कोई जानवर आए होंगे, आखिर चले गए होंगे, उन जानवरों से आज के जानवरों को कोई लेना देना नहीं है।
वो उनकी कभी कोई बढ़ाई नहीं करते, उन्हें नहीं मानते। कहने का मतलब यहां पर यह है कि इन दो लाइन में कि एनिमल्स की नजर में, इन द आइज ऑफ एनिमल्स एवरीबडी इज इक्वल, हर कोई इक्वल है। एनिमल्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, सबके साथ इक्वल बिहेव करते हैं। कहने का मतलब उनकी नजर में हर कोई इक्वल है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इंसान की बात करें तो इंसान गॉड को प्रे करता है, ठीक है। अच्छा, वो अपने एंसिस्टर्स अपने पूर्वज की बढ़ाई करता है, उन्हें मानता है, उनकी फोटो लटकाता है, उसके लिए डिबेट चलती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है। हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे, तुम्हारे पूर्वज कहाँ अच्छे थे, हमारे पूर्वज ने ये किया वो किया, इसके लिए डिबेट चलती है, इसके लिए मारामारी हो जाती है, ठीक है। इसके लिए बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं, डिबेट करते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पे इंसान की जो मैं बात कर रहा था कि इंसान की नजर में क्या है, इंसान की नजर में चीजें इक्वल नहीं है। गॉड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अपने एंसिस्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को, इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो उसकी नजर में क्या, एक डिस्क्रिमिनेशन, एक पार्शियलिटी है। बट एनिमल्स की नजर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर दी होल अर्थ, मतलब इस पूरी पृथ्वी पर एक एनिमल भी ना तो ज्यादा रिस्पेक्टेबल मतलब मोर हैप्पी, टू हैप्पी, और अनहैप्पी, ठीक है। तो कोई भी एनिमल ना तो ज्यादा खुश है ना तो ज्यादा दुखी है, सब नॉर्मल है। एक्चुअली हैप्पीनेस और अनहैप्पी जैसी चीजों की फीलिंग को फील ही नहीं कर पाता, उनके अंदर वो पावर ही नहीं कि वो चीजों को फील कर सके। है पावर, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत रेयर पावर होता है उनके पास। इमोशनल फीलिंग भी होती है, बहुत रेयर होती है बट अंदर होती है। इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत रेयर होता है, चीजों को अंडरस्टैंड करने का पावर भी बहुत रेयर होता है। फीलिंग होती है उनके अंदर, देखते रहोगे आप, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो रोते हैं बट कभी हंसते नहीं है। तो बहुत सारी फीचर्स उनके पास नहीं है जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है, ठीक है। लेकिन बट फिर भी यहां पे पोएट कुछ ऐसे फीचर्स की बात करता है एनिमल्स की जो इंसान में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन करें तो जो ह्यूमन बीइंग है उसमें क्या है, उल्टा है। कोई ज्यादा खुश है तो कोई कम खुश है, कोई दुखी है कोई रो रहा है। इस मतलब पूरी दुनिया में हर कोई अपनी अपनी स्थिति में परेशान है, अपनी सिचुएशन में, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। यहां पे टोकन्स मतलब फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो फीचर्स आज के डेट में इंसान के पास नहीं, एक जमाने में इंसान के पास थी, ह्यूमन बीइंग्स के पास थी। तो बोल रहा है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, मतलब सिंप्लिसिटी, सेटिस्फैक्शन, पीस, ये सब जो क्वालिटी और फीचर्स है ये एनिमल्स इसको पजेस करते हैं, उनकी पोजेशंस में है, उनकी अपनी है, उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। जब ये सब चीजें देखता है पोएट की, ये सब क्वालिटीज तो एनिमल्स के पास है, उन्हें जब ऑब्जर्व करता है, इनकी अपनी है, इनके अंदर एग्जिस्ट करती है, इन क्वालिटीज को ये पजेस करते हैं, उसको पोजीशन करते हैं, तो उसे ध्यान में आता है कि ये जितनी भी क्वालिटीज है, यहां पर माई सेल्फ का मतलब ह्यूमन, यहां पर माई सेल्फ का मतलब ह्यूमन, जितनी भी क्वालिटीज है ये ह्यूमंस की थी। उससे ध्यान में आता है कि ये सब क्वालिटीज ह्यूमंस की थी। फिर आगे कहता है, आई वंडर वाई दे गेट दोस टोकन्स। वो हैरान है, आश्चर्यचकित है, काफी डाउट में है वो कि ये जो टोकन्स है, ये जो क्वालिटीज है, इन जानवरों को, इन एनिमल्स को कहां से मिला। तो उसके मन में एक क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन करता है, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या मैंने क्या यहां पे आई मतलब ह्यूमन, ठीक है, डिड आई मतलब ह्यूमन, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। क्या ह्यूमन ने बहुत पहले इन सब क्वालिटीज को, इन सब फीचर्स को कहीं दूर छोड़कर तो नहीं आ गए, लापरवाही से, केयरलेसली उसे ड्रॉप तो नहीं कर दिया। ऐसा कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है। तो बहुत बेहतर एक्सप्लेन किया है पोएट ने, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया पोएट ने इस पोएट्री में, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। देखो, वैसे अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच देखना है तो नीचे लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है,
और आप हमारे चैनल पे भी जाकर के फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। देखो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, तो ये एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस क्यों? एंटीथेसिस क्या होता है? जब एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आते हैं एक साथ एक ही लाइन में, तो उस लाइन को कहते हैं एंटीथेसिस। देखो, रिस्पेक्टेबल मतलब टू हैप्पी, और ये अनहैप्पी, तो टू हैप्पी और अनहैप्पी दो अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स है, इसीलिए इसे कहेंगे एंटीथेसिस। और यहाँ पे होल अर्थ का यूज किया है, इसीलिए ये क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल है। हाइपरबोल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे होल अर्थ का यूज किया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पोइट्री के अंदर पोइट ने अट्रैक्शन लाने के लिए होल अर्थ का यूज किया है। पूरी दुनिया में कोई भी जानवर ना तो ज्यादा दुखी है ना तो ज्यादा खुश है, ये थोड़ा हाइपरबोल का उसने यूज किया है यहाँ पर। तो हाइपरबोल मतलब कुछ ऐसी चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना चीजों को। क्यों बढ़ा चढ़ाकर बताना? जिससे रीडर के माइंड में एक अट्रैक्शन जाए, एक वो रीडर इन्फ्लुएंस्ड हो, इसीलिए वो हाइपरबोल का यूज करता है। अच्छा, फिर आगे यूज करेंगे, देखेंगे एलिट्रेशन। ये क्या है? दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस। एम और एम, लेटर एम, जब भी लेटर रिपीट होता है, जब भी लेटर रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अच्छा, ये टोटोलॉजी भी है। टोटोलॉजी क्यों है? अगर एक ही लाइन में दो डिफरेंट वर्ड होते हैं और उन डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग सेम होती है तो उसे टोटोलॉजी कहते हैं। यहां पे मी मतलब मी और माई सेल्फ दोनों का मीनिंग सेम है। मी और माई सेल्फ दोनों का मीनिंग सेम। माई सेल्फ का भी मतलब मी होता है, लेकिन दोनों वर्ड्स क्या डिफरेंट है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? टोटोलॉजी। हालांकि माई सेल्फ को हमने पोइट्री में अंडरस्टैंड किया ह्यूमन, दैट्स डिफरेंट, बट हियर टोटोलॉजी की बात करें तो मी मतलब मी और माई सेल्फ मतलब भी मी होता है, तो दो डिफरेंट वर्ड्स है लेकिन इनकी मीनिंग क्या है? सेम। अच्छा, यहां पे आते हैं। इस देन प्लेनली इन देयर पोजीशंस, पी और पी क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। जब भी लेटर रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, तो यहां पे टी और टी भी रिपीट हुआ, इसीलिए इसे एलिट्रेशन कहेंगे। और यहां पर टोकन्स का कंपैरिजन क्वालिटीज और फीचर्स से किया। हालांकि यहां पे क्वालिटीज और फीचर्स कहीं मेंशन नहीं है, बट फिर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टोकन्स का कंपैरिजन पोएट क्वालिटीज और फीचर्स से कर रहा है, इसीलिए इसे मेटाफोर भी कहेंगे। अच्छा, लास्ट लाइन, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अच्छा, इससे क्या कहेंगे? इंटरोगेशन। ये इंटरोगेशन क्यों है? जब भी कोई पोएट क्वेश्चन करता है तो उसे इंटरोगेशन कहते हैं। वो क्वेश्चन क्यों करता है? क्वेश्चन इसलिए करता है कि रीडर जो है ना, रीडर वो एक डीप थिंकिंग करे, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके एक डीप थिंकिंग करे कि ऐसा क्यों है, इसीलिए वो इंटरोगेशन का यूज करता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग, एट द एंड देखेंगे हम लोग एप्रिसिएशन। देखो, वैसे एप्रिसिएशन आपको एग्जाम में आएगा पैसेज के फॉर्म में लिखने के लिए, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने के लिए, बट ये मैंने आपको पॉइंट फॉर्मेट में बताया है। ठीक है, एप्रिसिएशन बोर्ड के एग्जाम में आता है, कंपल्सरी है लिखना। ये पॉइंट फॉर्मेट में बताया। अगर आप इसे पॉइंट फॉर्मेट में समझते हो तो आराम से आप इसे पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख लोगे। मैंने ऑलरेडी फिगर ऑफ स्पीच आपको बता दी है, इसीलिए यहां पे मैंने फिगर ऑफ स्पीच मेंशन नहीं किया। फिगर ऑफ स्पीच भी एप्रिसिएशन में होता है, फिगर ऑफ स्पीच भी एप्रिसिएशन में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, सबसे पहले टाइटल क्या है? एनिमल्स। द टाइटल ऑफ द पोएम इज एनिमल्स। द पोएट ऑफ द पोइट्री इज वॉल्ट व्हिटमैन। अच्छा, राइम स्कीम है क्या? नहीं। दिस पोएम डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम, देयरफॉर हेंस इट इज फ्री वर्स पोएम। इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, राइमिंग वर्ड ही नहीं है, तो इसीलिए राइम स्कीम भी नहीं है। तो जब भी कोई किसी पोइट्री में राइम स्कीम नहीं होता तो उसे फ्री वर्स पोएम कहते हैं। तो इसमें राइम स्कीम नहीं। फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया। सेंट्रल आइडिया। अच्छा, जो चीज मैंने इंट्रोडक्शन में लिखी थी वही चीज मैंने यहाँ पे सेंट्रल आइडिया में लिख दी, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन ही कुछ ऐसा लिखा था कि उसे मैंने सेंट्रल आइडिया में भी लिख दिया। यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि इंट्रोडक्शन ही सेंट्रल आइडिया होता है। इंट्रोडक्शन देने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई 1 लाइन में इंट्रोडक्शन देता है, कोई 2 लाइन में, कोई 3 लाइन में, कोई 4 लाइन में। ठीक है, बट मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है कि उससे मैं सेंट्रल आइडिया में भी लिख सकता हूँ। और रही बात, देखो, एक टाइटल होता है, टॉपिक एक वर्ड का होता है, टॉपिक 1 या 2 वर्ड का होता है टाइटल।
अच्छा, सेंट्रल आइडिया की बात करें तो वो भी एक या दो सेंटेंस का होता है। सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि पूरे पैसेज, पूरे पोइट्री में पोएट एक्चुअली क्या मैसेज देना चाहता है, उस मैसेज को आपको एक फिक्स लाइन पकड़नी है, मेन लाइन अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या आइडिया दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। उस मैसेज को आपको एक ऐसी लाइन बनाना है जिससे लगे कि ये सेंट्रल आइडिया, और उसी लाइन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना 3-4 लाइन में, क्योंकि आप पैराग्राफ वाइज लिखते हो। तो सेंट्रल आइडिया मतलब, सेंट्रल आइडिया एक या दो लाइन में होता है। वो क्या होता है कि पोइट्री के अंदर पोइट क्या मैसेज देना चाह रहा है उसे आपको लिखना, और आप इसको ओन वर्ड में भी लिख सकते हो सेंट्रल आइडिया को। और समरी की बात करें तो समरी पूरे पोइट्री का समरी होता है। समरी पूरा पैराग्राफ होता है, 1/3 होता है। जितनी भी पोइट्री होती है, जितनी भी लाइन की, उसका 1/3 होता है समरी। और उस समरी में भी हम लोग ओन वर्ड्स अपने ओन से लिखते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं समरी सीखने की, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया भी मैंने बता दिया, मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। सेंट्रल आइडिया का मतलब भी यही होता है कि पोएट पोइट्री में एक्चुअली में मैसेज क्या देना चाहता है उसे आपको शॉर्ट में बताना है। एक लाइन या दो लाइन में सेंट्रल आइडिया होता है। अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते हो तो 2 या 3 लाइन में और लिख दो, ठीक है। तो अगर आपको ये पोइट्री अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर देखिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपने हमारी इसके पहले की 2 पोइट्री अगर आपने नहीं देखी है तो उन दोनों पोइट्री को भी आप देख लीजिए, वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन की गई है। उस पोइट्री का भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप लिंक करिए और ज़रूर देखिए। आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझेगा, आपको फिगर ऑफ स्पीच भी समझ में आएगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पोइट्री स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।